जब कोई कहता है कि वो भारतीय है, तो इस बात का कानूनी तौर पर मतलब क्या होता है? ये सवाल, आप यकीन मानिए, सिर्फ एक पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम भारतीय नागरिकता को तय करने वाले नियमों और सिद्धांतों की दुनिया में उतरेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नागरिकता सिर्फ एक कानूनी ठप्पा नहीं है। ये हमारे अधिकारों को, हमारे कर्तव्यों को और सबसे बढ़कर हमारे अपनेपन की भावना को तय करती है। तो चलिए इसी बुनियादी से सवाल से अपनी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा फर्क समझना जरूरी है, एक नागरिक और एक विदेशी के बीच का फर्क। नागरिक यानी सिटीजन वो है जो किसी भी देश के फुल मेंबर होते हैं और उनकी निष्ठा उस देश के प्रति होती है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी यानी एलियन किसी और देश के नागरिक होते हैं और इसीलिए उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे सारे सिविल और पॉलिटिकल अधिकार नहीं मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि विदेशियों में भी कानून दो तरह के लोगों को पहचानता है। एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, मतलब उन देशों के नागरिक जिनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, और दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस, यानी उन देशों के नागरिक जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। जाहिर है, एनिमी एलियंस को अधिकार भी कम मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा का अधिकार उन्हें नहीं मिलता। तो चलिए अब उस मेन आइडिया पर आते हैं जो भारत के नागरिकता को लेकर पूरे नजरिए को एक शक्ल देता है। कई दूसरे फेडरल देशों जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के उलट भारत ने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का मॉडल अपनाया है। अब इसका मतलब क्या है? अमेरिका में कोई व्यक्ति देश का भी नागरिक होता है और अपने राज्य का भी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप केरल में रहें या कश्मीर में, आपकी पहचान सिर्फ एक है, आप भारत के नागरिक। और ये जो एकल नागरिकता का फैसला था ना, ये बहुत सोच समझ कर लिया गया था। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था, इसका मकसद था एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना, ना कि लोगों को क्षेत्रीय पहचानों में बांटना। ये देश की एकता के लिए बहुत जरूरी समझा गया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने सारे नियम कानून हैं, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? इनकी किताब कौन सी है? देखिए, ये पूरा ढांचा दो मेन डॉक्यूमेंट्स पर खड़ा है। एक तो है भारत का संविधान, जो इसकी नींव रखता है। वो ये बताता है कि जब 1950 में देश की शुरुआत हुई तो कौन कौन भारत का नागरिक बना, और उसके बाद नागरिकता से जुड़े सारे डिटेल्ड नियम वो दिए गए हैं 1955 के नागरिकता अधिनियम में। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। किसी भी राज्य के पास इस मामले में कोई शक्ति नहीं है। तो ठीक है, नियम कहाँ से आते हैं ये तो समझ आ गया, पर असल में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बनता कैसे है? कानून में इसके लिए 5 रास्ते बताए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 ये 5 अलग अलग तरीके बताता है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, चौथा नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण से, और पांचवा किसी नए इलाके के भारत में शामिल होने पर। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे आम तरीका यानी जन्म से नागरिकता, इसके नियम समय के साथ काफी बदले हैं। देखिए, शुरुआत में भारत की धरती पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा भारत का नागरिक बन जाता था, पर फिर बाद में इसमें बदलाव हुए और माता पिता की नागरिकता को भी देखा जाने लगा। और आज की तारीख में नियम और भी सख्त हैं। बाकी रास्तों के भी अपने अपने खास नियम और शर्तें हैं। जैसे अगर किसी का जन्म विदेश में हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी तरह पंजीकरण और देशीयकरण, इन दोनों के लिए एक तय समय तक भारत में रहना जरूरी होता है। अच्छा, नागरिकता पाने के रास्ते तो हैं, पर क्या इसे खोया भी जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए भी कानून में एकदम साफ स्पष्ट प्रक्रियाएं दी गई हैं। 1955 का एक्ट कहता है कि 3 तरीकों से नागरिकता जा सकती है। एक तो ये कि कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा, अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा, कुछ खास हालातों में सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती। हाँ, पर सरकार ऐसे ही किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती। इसकी कुछ बहुत ही खास और गंभीर वजह होती हैं, जैसे कि अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो, देश के संविधान का अपमान किया हो, या फिर लगातार 7 साल तक देश से बाहर रहा हो। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल पर, उन भारतीयों का क्या जो विदेश में रहते हैं, उनका स्टेटस क्या है? तो देखिए, 2015 में सरकार ने पीआईओ और ओसीआई योजनाओं को मिला के एक नया दर्जा बनाया, जिसे हम कहते हैं ओसीआई कार्ड धारक। ये उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के तो हैं, मतलब उनके पूर्वज भारतीय थे, लेकिन अब वो किसी दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, नाम में सिटीजन शब्द होने के बावजूद ओसीआई का मतलब दोहरी नागरिकता बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ओसीआई एक खास तरह का स्टेटस है, नागरिकता नहीं। एक ओसीआई कार्ड से फायदे तो बहुत है, जैसे भारत आने जाने के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है, लेकिन जो सबसे बड़े अधिकार हैं, जो एक नागरिक की पहचान होते हैं, वो ओसीआई कार्ड धारकों को नहीं मिलते। मतलब वो भारत में वोट नहीं डाल सकते, कोई सरकारी पद नहीं ले सकते, और ना ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लेकर आती हैं कि नागरिकता के कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय और जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं।
इसका सबसे ताज़ा और कह सकते हैं सबसे चर्चित उदाहरण है 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। इस कानून ने कुछ पड़ोसी देशों से आए कुछ खास समुदायों के लिए नागरिकता पाने की शर्तों में बदलाव किए। इस एक बदलाव ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, जो हमें दिखाता है कि ये कानून कितने डायनामिक होते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, नागरिकता सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये पहचान और अपनेपन की एक लगातार विकसित होती हुई कहानी है। और जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा आपस में जुड़ती जाएगी, हमारे इस जुड़ाव के नियम भी यकीनन बदलते रहेंगे।